तो अभी आगे प्रोसीड करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। सो अभी लास्ट वीडियो में देखा कैसे जीडीपी इज नॉट इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ। जीडीपी अगर ज़्यादा होगा तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि लाइफस्टाइल और लिविंग स्टैंडर्ड विल बी गुड। तो ज़रूरी नहीं है कि कंट्री इज़ ग्रोइंग इकोनॉमिकली, कंट्री अगर इकोनॉमिकली बहुत अच्छा ग्रो कर रही है तो सभी का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कुछ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है बहुत भी लो हो। यानी रिच एंड पुअर एक साथ ही एक सोसाइटी में होते हैं। जिनको फैसिलिटीज़ होती हैं वो रिच होते हैं, जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती वो पुअर रहते हैं। तो इसमें देखते हैं व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ ए healthy life. Life free from illness and ailment and living a reasonably long lifespan are indicative of a healthy life. Healthy life क्या है? अगर आप फ्री ऑफ फ्रॉम इलनेस हैं, इलनेस नहीं है, हेल्दी है, लॉन्ग लाइफ स्पैन है, जिसको अपने बोलते हैं कि एक्सपेक्टेंसी क्या होती है लाइफ की, वो अगर आप 80-90 ईयर तक अच्छा जी रहे हैं तो वो क्या है, एक लॉन्ग लाइफ स्पैन है। और अगर वही डिजीज़ की वजह से 50-60 तक की डेथ हो जा रही है लोगों की तो वो क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ्स अमंग मदर्स, ओल्ड एज हेल्थ केयर, एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स आर सम इम्पोर्टेंट मेजर्स ऑफ ए हेल्दी एंड रीजनेबली लॉन्ग लाइफ। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, ह्यूमंस की अच्छी हेल्थ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या है, पोस्ट नेटल एंड प्री नेटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ये क्या होता है पोस्ट नेटल एंड प्री नेटल, ये उस कंडीशन को बोलते हैं जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है। व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट दैट इज हर नेटल स्टेट। तो प्री नेटल स्टेट में क्या होता है, जब वो प्रेग्नेंट है अभी, यानी उसका बेबी उसके वूम में है, वूम में है मतलब अभी वो डिलीवरी नहीं हुई है उसकी। और पोस्ट नेटल मतलब बेबी की डिलीवरी हो चुकी है, जो चाइल्ड इज बोर्न। सो अब उस पर डिपेंड करता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज उस मदर को कितनी मिल रही हैं। और अगर वो अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है जो लेस देन 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ होना, और इन्फेंट का मतलब होता है जो 1 साल से कम के बच्चे हैं उनकी जब डेथ होती है तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। पोस्ट डिलीवरी डेथ अमंग मदर्स, जहाँ पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती वहाँ पे क्या होता है, जनरली मदर्स की भी काफ़ी डेथ्स होती हैं डिलीवरी के बाद। ओल्ड एज हेल्थ केयर, ओल्ड एज में आपको हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं कि नहीं। एडिक्वेट न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, फूड से। और एडिक्वेट मतलब आपकी सारी न्यूट्रिशियस वैल्यूज आपको आपकी बॉडी को मिल रही है कि नहीं, वो कैसे मिलेंगी, डाइवर्सिटी ऑफ फूड, यानी डाइवर्स फूड अगर होगा आपको तभी आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज आपको कंप्लीटली मिलेंगी। यानी हर तरीके का फूड आपको खाना चाहिए, किसी में विटामिन होना चाहिए, फैट्स होनी चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। तो अगर वो डाइवर्सिटी होगी तभी वो आपको सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल, सेफ्टी यानी आप सेफ हैं या नहीं हैं अपनी सोसाइटी में, क्राइम की वजह से आपके उसमें मतलब आपकी लाइफ को थ्रेट तो नहीं है। तो ये क्या है, ये इंडिकेटर्स किसके हैं, हेल्दी लाइफ के। तो गवर्नमेंट्स टाइम पे कुछ ना कुछ मेजर्स चलाती रहती है, स्कीम्स चलाती रहती है इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो क्या है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान इज़ वेरी फेमस इन आवर कंट्री। स्वच्छ भारत अभियान क्या है, इसके कई कंपोनेंट्स हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है, कंट्री की क्लीनलीनेस को और हाइजीन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। व्हाट इज क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, देखो 2 चीज़ें हैं इसमें। देखिए, द रिलीज ऑफ टॉक्सिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, अर्बन सीवरेजेस एंड ओपन डिफिकेशन एटसेट्रा हैव क्रिएटेड मैनी हेल्थ हैजर्ड्स। इंडस्ट्री से जो वेस्ट, अर्बन सीवरेज से जो हम घर पे जो कचरा जो हमारा रिलीज होता है उससे, ओपन डिफिकेशन क्या होता है, जो लोग डिफिकेट करने जाते हैं बाहर, यानी जो हम लोग जनरली टॉयलेट में डिफिकेट करते हैं, लेकिन बहुत से रूरल एरियाज में ये हैबिट होती है, लोग
रिवर के बैंक पे या फिर अपना जो उनका एम्प्टी लैंड होती है या खेत में जाके वो सब वो डिफिकेट करते हैं, तो वो क्या होता है ओपन डिफिकेशन। और ये क्या होता है पोल्यूट करता है पूरे एरिया को। फिर वो वाटर के थ्रू वो सारा जो फेसिस होता है वो फेसिस कैसे वाटर के थ्रू रिवर में जाता है और उसको भी पोल्यूट करता है। तो ये एक डिजीज स्प्रेड करता है। बहुत सी डिजीजेस का ये कारण क्या है, ये सारी वेस्ट्स हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड मैनी स्टेप्स टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स एंड द स्वच्छ भारत मिशन इज़ वन ऑफ दीज। पहले भी ऐसे मिशंस या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे और स्वच्छ भारत को अभी काफ़ी बड़े लेवल पे कंट्री में शुरू किया है ताकि कंट्री की हाइजीन और क्लीनलीनेस को इम्प्रूव किया जा सके। हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी, ये तो चलो आप कह सकते हैं कि आपका एयर वाटर नॉइज ये सब आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो अभी इसमें क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट क्या होता है, जो हमारा नाली से या जो भी हमारा कचरा इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट आता है गंदा कचरा केमिकल्स वाला, जो ट्रांसपोर्ट की वजह से पोल्यूटेंट्स आते हैं, ये सारा क्या है, ये पूरे के पूरे किसको एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। ओपन डिफिकेशन इन रूरल एरियाज एंड अर्बन स्लम्स में जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं होते तो उन एरियाज में भी ओपन डेफिकेशन का बहुत मतलब पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन में ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, जिसमें उनका पहला क्या एजेंडा था कि कंट्री को 100% म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करना है, ठीक है। ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, ठीक है, यानी लोगों को टॉयलेट बना के देने हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हर घर को या जिनमें टॉयलेट नहीं है उनको पैसा देती है कि आप टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कीजिए। विलेज लेवल में खासकर इस चीज़ पे फोकस किया गया। फिर म्यूनिसिपल जो वेस्ट आता है, जो घरों का हमारा सॉलिड वेस्ट आता है सीवरेज से, उसका ट्रीटमेंट करना, उसको क्लीन करना। फिर कम्युनिटी टॉयलेट बनाना, जहाँ पे मान लीजिए स्लम एरियाज़ हैं, स्लम एरियाज़ में इंडिविजुअल टॉयलेट नहीं बनाया जा सकता, तो कम्युनिटी टॉयलेट बनाते हैं, जहाँ पे लोग कलेक्टिवली उन टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं। पब्लिक टॉयलेट का बनाना, ताकि लोगों को बाहर अगर मान लीजिए कोई आप कहीं गए हैं तो आपको यूरिनेट कर रहे हैं, कुछ भी करना है, तो उसके लिए पब्लिक टॉयलेट्स होना। ये सब किसके लिए हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए है, क्लीनलीनेस के लिए। मेकिंग प्रोविजन फॉर द सप्लाई ऑफ क्लीन एनर्जी फ्यूल एलपीजी का भी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने इस पे भी एक स्कीम चलाई थी, जिसमें लोगों को, पुअर हाउस होल्ड्स को एलपीजी लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करवाया। उससे क्या होता है, डोमेस्टिक पोल्यूशन, यानी जो लोग चूल्हे में लकड़ी जला के, वुड जला के खाना बनाते हैं, लकड़ी जला के खाना बनाते हैं, उससे क्या होता है, हाउस होल्ड पोल्यूशन होता है। वो भी एक बहुत बड़ा जो लंग डिजीजेस के लिए और अस्थमा वगैरह के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर है। पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी गवर्नमेंट ने अलग से स्कीम चलाई है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्कीम चलाती है। सो इसमें बोल रहे हैं इंडिया हैज़ रीजनेबली डन वेल इन सम ऑफ द हेल्थ इंडिकेटर्स लाइक डिक्लाइन इन डेथ रेट। इंडिया की डेथ रेट 1951 से लेकर 2015 में अगर कंपेयर करें तो काफ़ी इम्प्रूव हुई है, बेटर हुई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी फ्रॉम 148 पर 1000 टू 37, ये हमारा डिक्लाइन आया है। और ऑल्सो बर्थ इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ी है, जो 1951 में ओनली 37% थी। देखिए कितना लो था 1951 में। एवरेज जो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, यानी कोई अगर मान लीजिए पैदा होता है तो वो एवरेज 37 ईयर तक ही जिंदा रहता था 1951 में। इतनी बुरी कंडीशन थी, जो अभी इंक्रीज होकर 66.9% पे पहुंच चुकी है, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज इतना लो तब जाता है जब मेजोरिटी लोग इस एज के आसपास या इस एज से कम में मरना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, एवरेज उसकी वजह से लो जाता है। तो अब वो क्या है, एवरेज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, यानी लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो गई है। और फॉर मेल्स एंड 30, ये मेल्स और फीमेल्स के लिए डिफरेंट है, जो 70 और 66.9% है। दो दीज आर दी ग्रेट अचीवमेंट्स, अ लॉट नीड्स टू बी डन। सिमिलरली इट हैज़ ऑल्सो डन रीजनेबली वेल इन ब्रिंगिंग डाउन बर्थ रेट फ्रॉम 40.8 टू 20.8 ड्यूरिंग दी सेम ईयर्स। इस पे हमने पढ़ा था पॉपुलेशन ग्रोथ में कि कैसे कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में भी कंट्री ने काफ़ी अचीव किया है, अपनी बर्थ रेट को कंट्रोल किया है। बर्थ रेट को कंट्रोल करने का क्या फ़ायदा होता है, पॉपुलेशन स्लो ग्रो करती है,
ज़्यादा अगर ग्रो करेगी तो वो एक कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है. द सिचुएशन इज मोर अलार्मिंग व्हेन सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर स्पेसिफिक एंड रूरल एंड अर्बन हेल्थ इंडिकेटर्स. तो जब आप जेंडर स्पेसिफिक अगर बात करेंगे तो जो वीमेन हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं हैं, और रूरल एरियाज में कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज हेल्थ इंडिकेटर्स उतने बेटर नहीं है. इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो. द फाइंडिंग्स ऑफ 2011 census we have discussed in the last chapter what is census are very disturbing, particularly in the case of child sex ratio in the age group of 0 to 6. तो ये डेमोग्राफी में हमने पढ़ा था कि हाउ दी जो चाइल्ड सेक्स रेशियो और कैसे एज ग्रुप को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, डेमोग्राफी, यानी सेक्स और एज को जब कंबाइन करके बनाते हैं तो पिरामिड बनता है. तो इसमें ये बता रहा है कि 0 to 6 ईयर्स में बहुत ही चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है बहुत लो है. यानी लो कब होता है, जब फीमेल्स आर लेस देन मेल्स, उसको बोलते हैं. यानी वो एक प्रॉब्लम का मतलब एक प्रॉब्लमेटिक इशू है हमारी कंट्री में. तो उसके पीछे रीजन क्या है, द अदर सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द रिपोर्ट आर विद द एक्सेप्शन ऑफ केरला. द चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज डिक्लाइंड in all the states and it is the most alarming in the developed states of Haryana and Punjab, जहाँ पे 850 फीमेल चिल्ड्रन पर 1000 मेल चिल्ड्रन, यानी फीमेल 850 हैं और मेल कितने हैं 1000, यानी 150 का डिफरेंस है. ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. यानी अगर एवरेज वो निकालते हैं तो 1000 बॉयज़ पे 850 लड़कियां हैं. इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, उसके पीछे रीज़न भी होते हैं. What factors are responsible for it? वो हम अभी इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे. इट इज़ द सोशल एटीट्यूड और साइंटिफिक मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़के ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और लड़कियां कम पैदा हो रही हैं? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं. वो इंडिकेटर्स क्या हैं? तो हमने शुरू में बुक में पढ़ा था, डेवलपमेंट इज फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, सर्विट्यूड, बॉन्डेज, इग्नोरेंस, इलिटरेसी एंड एनी अदर फॉर्म्स ऑफ द डोमिनेशन इन द इज द की ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ये फैक्टर्स हैं. फ्रीडम अगर होगी, डेवलपमेंट कब होगी, जब आप फ्री होंगे. फ्री किस किस चीज़ से, हंगर से, पॉवर्टी से, सर्विट्यूड यानी आपको मतलब किसी की गुलामी नहीं करनी, बॉन्डेज यानी बॉन्डेज अगर आप किसी से आपने पैसा उधार लिया और वो आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं, आपको उसके लिए मजदूरी करनी पड़ेगी. लिटरेसी अच्छी होनी चाहिए, लोग पढ़े लिखे होने चाहिए. तो ये सब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक मेजरमेंट है. फ्रीडम इन रियल सेंस of the term is possible only with the empowerment and participation of the people in the exercise of their capabilities and choices in the society. तो रियल फ्रीडम कब होगी, जब जो लोग हैं उस कंट्री के वो अपनी चॉइस के हिसाब से अपनी लाइफ जी पाएंगे. तो वो होगी क्या, रियल फ्रीडम. एक्सेस टू नॉलेज अबाउट द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट आर फंडामेंटल टू फ्रीडम. लिटरेसी इज द बिगिनिंग ऑफ एक्सेस टू सच अ वर्ड ऑफ नॉलेज एंड फ्रीडम. तो इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन. लिटरेसी होगी तो एजुकेशन अच्छी होगी, और एजुकेशन से ही इंसान क्या करता है, ह्यूमंस क्या करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं. सो ये इस टेबल में ये सारा जो आपने देखा है लिटरेसी के बेसिस पे कैसे स्टेट्स में वेरी करती है, वो सारा आप उसमें देखेंगे तो लिटरेसी की परसेंटेज आपको समझ में आएगी. तो ये परसेंटेज बता रहा है लिटरेसी की कि किस स्टेट में कितनी परसेंटेज है. इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी ये किस में होता है, सेंसस में. सेंसस में ये भी मेजर किया जाता है कि लिटरेसी क्या है कंट्री की, जो 2011 का सेंसस है. तो जम्मू की जैसे इसमें बताई गई, और इसमें हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है, दैट इज केरला. केरला की सबसे हाई है लिटरेसी रेट, दैट इज 93.91% एंड 91% फॉर फीमेल. सो ये कंट्री का सबसे हाईएस्ट लिटरेट स्टेट है. ठीक है, तो ये वेरिएशन आप देख सकते हैं. आप अपने स्टेट का देखिए, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में आप देखिए कि आपकी स्टेट की लिटरेसी रेट कितनी है. अपार्ट फ्रॉम दी स्पेशल वेरिएशन, स्पेशल मतलब जो एरिया वाइज जो वेरिएशन, स्टेट वाइज हमने वेरिएशन देखा. परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन दी रूरल एरियाज एंड अमंग दी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी सच एज फीमेल्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एग्रीकल्चर. तो ये बार बार मेंशन किए जाते हैं सेक्शन. सो ये है मार्जिनलाइज सेक्शन. मार्जिनलाइज मतलब ये अलग, मतलब मेन सोसाइटी से थोड़ा अलग
इनका इनका डेवलपमेंट थोड़ा लो है, इसलिए इनको मार्जिनलाइज सेक्शन बोलते हैं. It is worth mentioning here that though there has been improvement in the percentage of literates among the marginalized sections, yet the gap between the richer and the marginalized section of the population has increased over the years. तो ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने देखा कैसे रिच एंड पुअर के बीच में भी डिफरेंस की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस क्रिएट होता है. ये उसी पे ही बात कर रहा है. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, जो हमने देखा अभी प्लानिंग कमीशन का मेंशन किया था उसमें, कि प्लानिंग कमीशन क्या करता है, स्टेट्स का रैंकिंग उसमें रिकॉर्ड करता है, स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग रिकॉर्ड करते हैं. तो क्या करता है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, द प्लानिंग कमीशन कैलकुलेटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय टेकिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एज यूनिट ऑफ एनालिसिस. यानी इन 28 स्टेट्स और 8 यूटी जो अभी प्रेजेंट में है, उनकी एनालिसिस के बेसिस पे एक इनकी भी रैंकिंग बनाई जाती है. फिर इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड अमंग द कंट्री शोइंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 188 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो भी हमने देखा था HDI इंडेक्स की बात कर रही है. HDI इंडेक्स में हमने इंडिया की रैंकिंग देखी, और जब स्टेट्स की रैंकिंग आएगी तो आप अपने अपने स्टेट्स की रैंकिंग भी उसमें देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट किस रैंकिंग पे है. एज इंडिकेटेड इन द टेबल 3.4, द केरला with the composite indexed value of 0.79 is placed at the top rank followed by Delhi. तो ये इन्होंने रैंकिंग डिस्कस की है कैसे उस परफॉर्मेंस के बेस पे उस पर्टिकुलर स्टेट की रैंकिंग, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग है इंडिया की. ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपकी जैसे क्लास में लिस्ट है स्टूडेंट्स की मार्क्स के बेसिस पे, तो ये स्टेट्स की लिस्ट है. केरला इज एट द टॉप, छत्तीसगढ़ is the lowest student in this examination of human development. तो ये इनके मार्क्स हैं. सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, कि समझ में आएगा कि कैसे ये इतना वेरिएशन है इनकी रैंकिंग में. सो देर आर सेवरल सोशियो पोलिटिकल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल रीजंस फॉर सच ए स्टेट ऑफ अफेयर्स. यानी ये इसके पीछे रीजन भी हैं कि इनकी लो क्यों है. ऐसा नहीं है कि इनकी रैंकिंग कम है तो उसको क्रिटिसाइज ही करना चाहिए, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स भी हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं, कि किसी एरिया का डेवलपमेंट अच्छा हुआ, किसी एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी एरिया में एजुकेशन अच्छी थी तो उसकी वजह से वो डेवलप हुए, किसी एरिया में नहीं हुई. जब कॉलोनियल रूल था, जब इंग्लिश लोगों ने यहाँ पे, ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे रूल किया, तो किसी एरिया में तो उन्होंने अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवा दी, किसी एरिया में उन्होंने नहीं करवाई. तो ये सब फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन स्टेट्स के परफॉर्मेंस में इतना डिफरेंस है. ठीक है, तो केरला इज एबल टू रिकॉर्ड द हाईएस्ट वैल्यू इन द HDI लार्जली ड्यू टू इज इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इन अचीविंग नियर 100% लिटरेसी. तो जहाँ पे लिटरेसी होगी तो वहाँ ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होगा, अच्छी जॉब्स होंगी, अच्छी इकोनॉमी चलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे. और उसी का अपोजिट क्या है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश में वेरी लो लिटरेसी है. तो लिटरेसी लो है तो वहाँ पे उतने लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा नहीं है. तो इट्स ऑल अबाउट लिटरेसी या फिर एजुकेशन. एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो स्टेट्स शोइंग हायर total literacy rate have less gaps between the males and female literacy rate. Apart from the education attainments, the level of economic development also play significant impact on human development index. Economically developed states like Maharashtra, ये economically developed states हैं, इनमें industries बहुत हैं. तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डेवलप है. हैव हायर वैल्यू ऑफ HDI एज कम्पेयर टू दी स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, बिहार. इन एरियाज का HDI लो है और इन एरियाज का HDI हाई है. सो इसमें इसको क्या बोलते हैं, रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल डिस्टोर्शन एंड सोशल डिस्पैरिटी which developed during the colonial period continue to play an important role in the Indian economy, polity and society. तो ये रीजनल डिस्टोर्शन एंड सोशल डिस्पैरिटी जो बनी है वो कॉलोनियल पीरियड से कंटिन्यू आ रही है. यानी बिफोर 1947 जो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी उससे पहले के कुछ फैक्टर्स हैं जो इन स्टेट्स की परफॉर्मेंस को इतना डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड
concerted efforts to institutionalize the balanced development with its main focus on social distributive justice। ये हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की लास्ट वीडियो में। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? मतलब सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसको बोलते हैं सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। थ्रू प्लान्ड डेवलपमेंट, जिसको कंट्री में प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कंटिन्यू थी बट अभी उसको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया प्लानिंग कमीशन। इट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स बट दीज आर स्टिल बिलो द डिजायर्ड लेवल। अभी भी उस पर काफ़ी काम होना बाकी है। तो बाकी का अगला पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर।